नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेसी सांसद धरना दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने पहले संसद भवन से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में सतर्क हैं और आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत की। फिलहाल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के बीच राजधानी का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में अब तक निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, स्थिति की जानकारी ली और उसके बाद अब कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन पीएम आवास के बाहर देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लग गया है और हर राजनीतिक दल को इस तरीके के मुद्दे की तलाश रहती है और मुझे लग रहा है वो बैठे बैठा इनको मुद्दा मिल गया है। अब ये जिस जगह पे बैठे हैं, जो टाइमिंग ये है कि इस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और बैठे जहाँ पे हैं वो आवास है प्रधानमंत्री का। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा केंद्र बिंदु है, यहाँ का मैसेज देश के हर घर के चौखट पे दस्तक देगा। तो उन्होंने चुनाव सही करा, जगह का भी चुनाव सही करा, टाइमिंग का चुनाव भी सही करा, लेकिन मुझे लगता है इससे हासिल कांग्रेस क्या कर पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट जब कल हुआ उसमें अगर कांग्रेस साथी इनके बड़े नेता अगर उसको अगुवाई करते और जब बच्चे पिट रहे थे अगर उनको बचाते और उनका किसी तरीके से सहयोग करते या सिंपैथी दिखाते तो मुझे लगता है उसका और असर होता। लेकिन अब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस एक अटैकिंग मोड पे अब आ चुकी है। अब उनके बड़े नेताओं ने जैसे मोर्चा संभाला है, मुझे लगता है ये मूवमेंट जो है और ये तफीसा बहुत आगे तक जाने वाली है। जी अच्छा रमेश जी, इसमें एक बात और गौर करने वाली ये भी है कि जब घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तमाम जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसकी जानकारी ली। उसके बाद भी कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का समर्थन करने नहीं पहुंची, बल्कि पीएम आवास के बाहर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के समर्थन में कांग्रेस है पर सीजेपी का समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है। क्या यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो छात्रों के साथ में है और सीजेपी के साथ में नहीं है। ये पहले दिन से कांग्रेस का स्टैंड रहा है। और रही बात कल इस मूवमेंट में ना जाना और शामिल ना होना, तो ये मुझे जहां तक लगता है एक उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और वो चाहते थे कि अगर हम लोगों ने इसमें साथ दिया तो सरकार और सरकार के लोग सीधे सीधे आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस इस मूवमेंट में घुस के राजनीति कर रही है और राजनीतिक माइलेज लेना चाह रही है। तो हो सकता है ये मान के ये लोग प्रोटेस्ट में नहीं गए थे और आज ये शामिल होके और अपने तरह से और अपने स्तर से एक नए सिरे से इन्होंने ये अभियान मुझे लग रहा छेड़ा है। अच्छा रमेश जी, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस को दिखाई दे रहा है और उसी के चलते अब ये जगह का चयन यहाँ पर किया गया है, या जो भी कांग्रेस की अब रणनीति रही हो, चाहे वो छात्रों के समर्थन में हो या आगे जाकर वो सीजेपी के समर्थन में भी उतरे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर इस पूरे नीट प्रकरण को लेकर सेकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना है
या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि सरकार जो है वो किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को लेकर सीरियस नहीं है, ऐसा नैरेटिव सीजेपी की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, कोई सकारात्मक चीज निकलकर सामने आ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि आज ही राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुलाकात करने पहुंच गए। नहीं, मुझे लगता है ये अच्छी बात। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा मुलाजिम अगर इन धरना प्रदर्शन में जाता है और प्रदर्शनकारियों से मिलता है, तो मुझे लगता है ये पुरानी परंपरा का एक निर्वाह किया जा रहा है कि जब कोई धरने पे बैठा है, कोई रूठा है, उसको मनाने के लिए अगर जाता है तो ये अच्छी परंपरा है। और दूसरी बात, आपने कहा कि सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल सरकार से मिला। यहाँ पे थोड़ा संशय पैदा ये होता है कि ये जो मीटिंगें हुई है गुपचुप तरीके से क्यों हुई। बिल्कुल, एक तरफ आप टाइमिंग देखिएगा। हाँ। जिस समय छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी, उसी समय एक तस्वीर आती है कि जो उनके जो स्पोक पर्सन है मिस्टर दास, वो जेपी नड्डा से मिले जाके। अच्छा, जेपी नड्डा से मिलना भी रेलिवेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनसे मिलने का क्या मतलब? आपका टारगेट कौन था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और दूसरे कौन थे? प्रधानमंत्री। अगर आपको मिलना था तो दोनों से मिलना चाहिए और उनसे आप अपनी बात रखते। अब आप जेपी नड्डा के घर पे चले जाते हो और जेपी नड्डा के नाम से आप एक लेटर भी जारी कर रहे हो, वो भी ट्वीट कर रहे हो आप। तो यहाँ संशय पैदा होता है कि आपका जो डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट सही से नहीं लिख पा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, उनको लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर हम बात करें विजेता दहिया की, तो वहां उनकी तरफ से भी जिस तरीके की वीडियोस निकलकर सामने आई, खुद ही माखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके की बात करें तो प्रोटेस्टर्स को लेकर वो माखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की सीरियसनेस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। क्या लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने कई बड़े मुद्दे उठाए हैं सरकार के खिलाफ भी और केंद्र के खिलाफ भी, लेकिन उसके बावजूद उन मुद्दों को उस तरीके से वो भुना नहीं पाई जिस तरीके से कांग्रेस को भुनाना चाहिए था। और कुछ ही दिनों में वो तमाम मुद्दे जो हैं वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आए। देखो साहिल, सबसे बड़ा अभी एक सवाल बीच में उठ के आता है कि सीरियसनेस इस मोमेंट में नहीं थी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड अगर आप जानो, हाँ, तो जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूं, पढ़ पाया हूं, ये अमेरिका में कोई जॉब करते थे। बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री का जब दौरा होता था तो ये दूतावास की तरफ से जो इवेंट वो वहां पे किया जाता था और प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा करते थे और प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए उनके नारेबाजी करवाई जाती थी। ये व्यक्ति उनमें शामिल रहता था और प्रधानमंत्री से मिला भी है, उनके साथ फोटोग्राफ्स वगैरह भी है, सब कुछ है। तो शुरुआत में ये लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान्ड मूवमेंट है। अब हो क्यों रहा है? ये लग रहा था कि चंदा चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा है उसको किसी तरीके से डैमेज करने के लिए और उसके जो आग लगी है उसको खत्म करने के लिए ये सब किया जाए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो कोई दूसरा ही रुख अपनाए हुए हैं। और शुरुआत में अगर इसको अब ये दीपके की अगर बात करो, वो वास्तव में सीरियसनेस इस पूरे मोमेंट को लेकर नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही एंट्री होती है सोनम वांगचुक साहब की, वो आते हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, फिर संजय सिंह जाते हैं, फिर एक दो नेताओं का और आना जाना शुरू जब हो जाता है तो इस मूवमेंट में गंभीरता आती है, लोगों का जुटान होता है और चर्चाओं का केंद्र बन रहे हैं। अगर जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैं पहले दिन से जब देख रहा था, अगर अभिजीत दीपके अगर अपने हैंडल से अगर ये मूवमेंट चलाते तो ये कब का फुस हो गया होता और इतनी चीजें आगे भी नहीं बढ़ पाती। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मुलाकात की है। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी जांच की स्थिति पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि एसआईटी रिपोर्ट का क्या हुआ और मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एसआईटी अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप चुकी है। एसआईटी ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की पुष्टि की है और अब आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आगे की जांच किसी नई एसआईटी से भी कराई जा सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार इस संबंध में अगली सुनवाई पर प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह एक आपराधिक मामला है और उसका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच बिना किसी भेदभाव के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए। मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, जब कोर्ट आगे के निर्देश जारी कर सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अब सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उनकी पत्नी गीतांजलि आंगबो की याचिका पर यह आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि मेदांता अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक विशेष मेडिकल पैनल गठित किया जाए जो वांगचुक के इलाज की निगरानी करेगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक की सभी मेडिकल जांच रिपोर्ट और उपचार से संबंधित रिकॉर्ड मेदांता के डॉक्टरों को उपलब्ध कराए जाएं ताकि इलाज में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इससे पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अस्पताल प्रशासन और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। याचिका में गीतांजलि आगमो ने आरोप लगाया था कि उनके पति को उनकी इच्छा के विरुद्ध सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है और परिवार सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने की मांग की थी। सोनम वांगचुक पिछले 24 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक उनका अनशन जारी रहेगा। वहीं सिक्किम के नामची जिले के समरडंग में NHPC तीसरा स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया था और हादसे के दौरान सुरंग के अंदर काम कर रहे 43 श्रमिक फंस गए, जिनमें से अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद रेस्क्यू टीमों ने 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। भूस्खलन के कारण सुरंग का मुख्य प्रवेश द्वार मलबे से बंद हो गया था, जिससे अंदर मौजूद मजदूर फंस गए। बचाव अभियान के दौरान सुरंग के अंदर संदिग्ध गैस रिसाव की सूचना ने मुश्किलें और बढ़ा दी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गैस का रिसाव किसी पाइपलाइन से हुआ था या चट्टानों के खिसकने के कारण प्राकृतिक रूप से गैस निकली। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचाव कर्मी गैस मास्क पहनकर सुरंग के अंदर पहुंचे। बाहर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को भी तैनात रखा गया। सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों को इलाज के लिए रंगपो के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। फिलहाल बचाव दल सुरंग में फंसे अन्य श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में आग की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। BK दत्त कॉलोनी में एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी भीषण आग में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 45 वर्षीय महिला और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं, जिनकी उम्र करीब 7 और 13 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना की शुरुआत उस समय हुई जब पुलिस कंट्रोल रूम यानी PCR पर एक महिला ने घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन कर बताया कि घर में आग लग गई है और वो अंदर फंस गई है। मदद की गुहार के कुछ ही देर बाद कॉल कट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर की ऊपरी मंजिल धुएं से भर गई। दमकल कर्मियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद बंद दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहाँ महिला और उसकी दोनों बेटियाँ गंभीर रूप से झुलसी हुई मिली। तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं बरेली के कुर्मांचल नगर में निर्माण कार्यों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद
उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उन्होंने निर्माण कार्यों से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि शिकायत के बाद कुछ लोगों की ओर से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त से मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर निर्माण कार्य सभी नियमों और मानकों के अनुसार किए गए हैं तो जांच से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं बरेली के अंदर नगर निगम के निर्माण के संबंध में कई लोग शिकायतें लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज कुर्मांचल के कुछ लोग हैं जो कुर्मांचल में जो निर्माण चल रहा है उसकी शिकायत लेके आए। क्या दिक्कतें थी? कुर्मांचल नगर में जो निर्माण हो रहा है नाली और सड़क का, कुछ शिकायतें थी जिनको लेके हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायतें करी। लेकिन जब जेई ने वहाँ पे विजिट किया तो जेई कौन है वहाँ के? अनुराग कमल जी आए थे जिनके पास शिकायत गई थी। तो जो उन्होंने बोला कि निर्माण विभाग की शिकायत नहीं है, ये वन विभाग की शिकायतें हैं, गलत डिपार्टमेंट में आ गई, आप शिकायतों को वापस ले लीजिए। रिटर्न में उन्होंने मुझसे बोला कि आप लिख के दीजिए कि निर्माण विभाग में आप संतुष्ट हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं रिटर्न में आपको ये चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो जिस शिकायत जिस मामले में है वो अभी तक सुलझाव नहीं हुआ उसका। तो इसी कारण मैं आज नगर आयुक्त जी से मिलने आया हूँ। शिकायत नगर आयुक्त जी ने क्या कहा? नगर आयुक्त जी ने बोला है कि आगे कार्रवाई करी जाएगी, आश्वासन दिया है। शिकायत क्या थी? हो क्या रहा? रोड अच्छी नहीं बन रही है, रोड में क्वालिटी कम, क्या दिक्कत क्या आ रही है? शिकायतें ये है कि जो नाली है, नाली का ढाल कोई भी लग नहीं रहा है कि कहीं से भी उन्होंने लेवलिंग की है, कहीं पे भी कैसा भी ढाल है। नाली की जो चौड़ाई है कहीं पे 9 इंच है, कहीं पे उस दीवार को 4 इंच कर दिया गया है। पेड़ों को जहाँ पे नहीं काटा जा सकता था वहाँ पे काट दिया गया है, और कहीं कहीं पे जिन लोगों से अच्छी बातचीत थी या अच्छे संबंध थे वहाँ पे उन पेड़ों को छोड़ दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं थी। नगर आयुक्त जी कुछ दिन पहले खुद आए थे, उन्होंने भी देखा था ये चीज़ों को। उन्होंने जिन चीज़ों पे काम किया था वो चीज़ें सुधरी भी, लेकिन अब फिर से वही काम दोबारा से होने लगे। देखिए, इनका कहना यह है कि इन्होंने शिकायत करी है। जब शिकायत इन्होंने सीएम पोर्टल पे की तो सीएम पोर्टल में शिकायत करने के बाद जो जेई हैं नगर निगम के, उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। आज नगर आयुक्त से शिकायत करने आए हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। डेली 24 भारत से मैं विनोद जोशी, बरेली। वहीं गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र में चोरी की एक घटना का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जिस चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी उसकी मास्टरमाइंड कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि घर की ही महिला थी। आरोप है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के घर में चोरी की पूरी साजिश रची। पुलिस के अनुसार पत्नी पूनम कसौधन ने अपने रिश्तेदार प्रेमी विकास कसौधन के साथ मिलकर योजना बनाई। बताया गया कि प्रेमी को रात में घर बुलाया गया और पत्नी ने खुद घर के बक्से खुलवा कर सामान निकलवाया। चोरी को वास्तविक दिखाने के लिए घर का सामान इधर उधर बिखेर दिया गया। इसके बाद महिला ने बेड के नीचे लेटकर बेहोश होने का नाटक किया। सुबह महिला ने पुलिस और परिजनों को 9 से 10 चोरों के घर में घुसने और मारपीट करने की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी पूनम कसौधन और उसके प्रेमी विकास कसौधन को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, 50,000 रुपये नगद और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज प्रातः 6 बजे के आसपास 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना खरगुपुर के बिश्नापुर में कुछ चोरों के द्वारा एक घर में चोरी की गई है और जो घर में एक महिला थी उसके साथ मारपीट की गई है और बेहोश की अवस्था में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये चीजें प्रकाश में आई कि एक व्यक्ति उनके घर में पहले से बैठा हुआ था। जब लाइट जाने के बाद में घर के अन्य लोग बाहर चले गए तो व्यक्ति नीचे उतरा और महिला के मुंह दबा करके बाहर जो पीछे के दरवाजे थे उनको खोला और अपने अन्य साथियों को बुला करके उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब घटनास्थल का निरीक्षण बारीकी से किया गया तो ये चीज स्पष्ट हुई कि बाहर से किसी के आने के कोई चांस नहीं थे। इस पे जब थ्योरी पे काम किया गया और महिला से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ही अपने एक रिलेटिव विकास कसौधन नाम का है जिससे कि उसके 2 साल से संबंध थे, उसके द्वारा मिलकर के विकास के साथ इस घटना का पहले प्लान बनाया गया था। 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी और आज रात में पूनम और विकास के द्वारा पूरे प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरा सामान विकास कसौधन लेके चला गया था जो कि उसकी निशानदेही पर उसके घर से बरामद हुआ है। विकास कसौधन और पूनम दोनों को हिरासत में लेकर के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधि कार्य पिछले। वहीं कौशाम्बी जिले के करारी कोतवाली क्षेत्र के बजहा खुर्रमपुर गांव स्थित देव माया द्वारिका प्रसाद ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया।
सीढ़ी की सेटरिंग खोलते समय पूरी सीढ़ी भरभरा कर ढह गई, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौजूद मजदूरों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया, लेकिन घायल मजदूर को बचाया नहीं जा सका। मृतक के भाई ने स्कूल प्रबंधन और सेटरिंग ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीढ़ी में किसी प्रकार का पर्याप्त सपोर्ट नहीं लगाया गया था, जिससे सेटरिंग हटाते ही पूरा ढांचा गिर गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हादसे की सूचना मिलते ही करारी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे के बाद निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जो मकान बनवा रहे थे उनकी लापरवाही है, दूसरी जो शटरिंग लगवा रहा था उनकी लापरवाही, कोई सपोर्ट नहीं था जीना में। और हमको जीना चढ़ा दिए, उसमें डांडा भी सर काट दिए। अच्छा। जब शटरिंग खोले तभी जीना पूरा पलट आया। अच्छा। जब उसमें कोई सपोर्ट ही नहीं सर, तो कैसे रुकेगा। क्या मांग करते हैं आप? अब इसकी कुछ मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। अच्छा। इनके लापरवाही से हमारे भाई की जान चली गई है। क्या नाम है आपका? शिवलाल। कहाँ के निवासी थे ये लोधन पुरवा। आपके कौन थे मृतक? भाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।